फ्रॉस्ट देखिए बिल्कुल अपने हाथ में आ, अपने हाथ में किताब लेके और बैठे हुए हैं बिल्कुल चिर निद्रा में, जहां पर उनको लग रहा है कि चलिए सॉरी फॉर थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सॉरी अमेरिकन पोएट है। अमेरिकन पोएट का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर जब पूछा जाए कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहाँ के कवि हैं, तो ये अमेरिकन पोएट है। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ। बिल्कुल आप ध्यान से एक एक शब्द सुनिए, जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे उनमें से लगभग लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हों। 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ है ना। क्योंकि बायोग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से भी पूछ जाते हैं, कब हुआ था। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, और ये कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट होता है, ये जगह होती है, उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या है, सैन फ्रांसिस्को, और जो कि कहाँ है, कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोएट है, और इनका जो नाम है पूरा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब इसके बारे में बताते हैं कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कैसे पढ़ा ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, अब आप देखते हैं कि इनके पिताजी का नाम जो है वो क्या है, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट है, और उसके बाद मदर का नाम है इसाबेल मूडी। अब यहां से आप देखते हैं, यहां से दो वर्ड आते हैं। एक तो फ्रॉस्ट तो जनरली इनके सरनेम के हिसाब से आ जाता है, एक तो आता है रॉबर्ट और एक और आता है ली। तो बात करते हैं हम इनकी मदर की। ये मदर जो है इसाबेल मूडी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। हाँ, द रोड नॉट टेकन, बहुत बढ़िया है ना। तो यहां पर आपकी जो मदर हैं इनकी इसाबेल मूडी है। इसाबेल मूडी जनरली कहाँ थे, स्कॉटलैंड के थे। ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। देखो मैंने आपको मदर फादर के कंबाइंड नेम से, बिल्कुल आप यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे चीजें जो थी, आपके पास अगर फोटोकॉपी हो तो तुरंत लिखते जाइएगा इसमें, क्योंकि मैंने पहले से ही फोटोकॉपी प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे जो इनकी जो मदर थी वो स्कॉटलैंड से थी। कहाँ से थी, स्कॉटलैंड से। और उनको एक बहुत ही जो उनका फेमस एक रॉबर्ट करके, रॉबर्ट बर्न्स एक कवि था, वो कवि से ज़्यादा प्रभावित थी वहाँ पे। तो उन्होंने उस रॉबर्ट शब्द का रॉबर्ट बर्न्स से रॉबर्ट लिया। और फादर जो है, फादर को उनका एक जो जनरल था, जनरल ली, जिसका नाम था जनरल ली, उस ली से इन्होंने लिया ली। तो इस कुल मिला के इस प्रकार से इनका नाम पड़ गया जनरल ली फ्रॉस्ट, सॉरी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो यहां पर पूछ सकते हैं कि भाई रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट में ली जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका किससे रिलेटेड है, फादर से, और मदर से क्या रिलेटेड है, रॉबर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हो गया पूरा इनका पूरा नाम। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जनरली हाईली रिगार्डेड, देखिए जो चीज भी मैं यहां पे लिखता जाऊं वो आपको पता ना होना चाहिए। ही इज हाईली regarded for his depiction of रूरल लाइफ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्योंकि इन्होंने जितना भी डेपिक्शन का मतलब होता है वर्णन, है ना। रूरल लाइफ मतलब होता है ग्रामीण जीवन, यानी इन्होंने पूरी तरह से ग्रामीण परिदृश्य को मतलब चित्रित किया है, वर्णित किया है। रिगार्डेड मतलब माने जाते हैं, तो ही इज रिगार्डेड फॉर हिज डेपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, यहां से हम चलते हैं आगे। तो इनका नाम क्या हो गया, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। पिताजी का नाम हो गया विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट और इसाबेल मूडी। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं 1874 से लगाकर ये 1885 तक इन्होंने बॉयहुड का मतलब होता है इनका बचपन गुजरा, और वो कहाँ गुजरा, सैन फ्रांसिस्को में गुजरा। कहाँ गुजरा,
सैन फ्रांसिस्को में। अब उसके बाद आते हैं अब 1885। 1885 में आखिर क्या हुआ ऐसा जिनको वहां जाना पड़ा? देखिए 1885 में मूव्स टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स विथ हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। यानी इसका मतलब हुआ उनके पिताजी की मृत्यु कब हो गई? 1885 में। 1885 में पिताजी की मृत्यु हो गई टीबी से। ठीक है, टीबी से इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1885 में इनको कहाँ गए? ये स्कूल गए। 1885 में कहाँ गए? स्कूल गए। और स्कूल कहाँ गए? वही आपके पास लॉरेंस में। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक रहे, स्कूल में रहे। ठीक, अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं चीजों को लेके। ज्यादा देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका पूरा धीरे 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 हम इंग्लिश में अगर आप चलेंगे तो यहां पर आपके पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट के 4 से 5 क्वेश्चंस पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। 1894 देखिए 1895 तक स्कूल ईयर्स रहे। 1894 में इन्होंने क्या किया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पहली जो रचना है माय बटरफ्लाई एन एलिजी, ध्यान रखिएगा यहां पर पहली रचना इनकी आई है माय बटरफ्लाई एन एलिजी, है ना, यह आया है। तो माय बटरफ्लाई एन एलिजी क्या है? ये इनकी पहली रचना थी। किसकी थी ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पहली रचना थी माय बटरफ्लाई एन एलिजी। ठीक है, इसमें लिखिए। और ये इसके बदले उनको उस समय $45 मिले थे, जो आज के $470 के बराबर है। अगर यूं कहें तो अपन $470 का मतलब होता है आज की तारीख में लगभग $100 के अपन 70 रुपये माने, 7,000 रुपये माने। अपन $1 का 70 रुपये तो $100 के 70 रुपये, तो लगभग उनको 7 चौक 28 और मतलब लगभग 34,000 रुपये के लगभग उस समय मिले थे। अब आप सोचिए एक कविता लिखने पर उनको उस जमाने में इतना पैसा मिला था, तो इसका मतलब होता है कविता लिखने में अपने ही लिखो बेटे बेटे। तो 1894 में माय बटरफ्लाई नाम की एक एलिजी उन्होंने लिखी है। ठीक है, और वो इनको एक स्कूल का जो पब्लिशर था द इंडिपेंडेंट, एक एक चीज आप पढ़ना पूरा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस जो पब्लिशर है ये जो है इस पत्रिका में ये छपी है। ठीक है, बस अब आगे चलते हैं 1895 में। अब क्या होता है कि 1894 में जहां पर वो पढ़ते थे वहीं पर उनकी एक से मुलाकात हुई और उनका नाम था एलिनोर वाइट। क्या नाम था उसका? एलिनोर वाइट। शुरुआत में उन्होंने उसको प्रपोज किया परंतु उसने मना कर दिया क्योंकि पढ़ाई करना है, इस प्रकार से चीजें लेके। परंतु 1895 में जब इनका पूरा स्कूलिंग इस प्रकार से पूरी हो गई तो मैरिज हिज स्कूल फेलो एलिनोर वाइट। तो इनकी वाइफ का नाम भी पूछा जाता है। क्या नाम है इनका वाइफ का? एलिनोर वाइट। एलिनोर वाइट के साथ इन्होंने शादी की। ठीक है, तो इस पूरे पे यहां पे जो लिखा हुआ है इसके बारे में एक एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। ये पूरा पेज एक तरीके से देखो, फिर से आंखें बंद करके रिकॉर्ड करिए। देखो मैं कोशिश करता हूं कि चीजें जितना भी पढ़ाएं उसको पूरी तरह से पढ़ते जाएं। अमेरिकन पोएट है, 26 मार्च 1874 को इनका बर्थ हुआ है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट जो है वो उनकी मदर से आया है और इन फादर से उनका ली आया है। ठीक है, और उसके बाद रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पूरा फुल नेम है इनका। 1874 से 1885 तक इनका सैन फ्रांसिस्को में उनका बायोहुड रहा। और उसके बाद अपने फादर की डेथ के आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ड्यू टू टीबी मतलब एक टीबी जो डिसीज होती है टीबी ट्यूबरकुलोसिस, उससे उनकी मृत्यु होने के बाद वो अपनी माताजी के साथ और अपनी सिस्टर के साथ लॉरेंस चले जाते हैं। और 1885 से 95 तक स्कूल ईयर्स रहता है उसमें वो एक किसी एक को 1894 में उनका एक एलिजी मतलब होता है एक किसी मर जाता है, उस मरने के ऊपर दुख के ऊपर शोक गीत लिखा जाता है, उसको एलिजी बोलते हैं। और वो लिखते हैं 1894 में माय बटरफ्लाईज एन एलिजी लिखा। और उसके बाद 1894 में उन्होंने एलिनोर वाइट से शादी कर ली। ठीक है, यहां पे पूरा हो चुका है। अब सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। सेकंड पेज में 1900 से 1910 तक
और 1911 से लगाकर 1912 तक ये जीवन का सबसे बड़ा टफ समय रहा सर। उन्होंने अपना ज्यादातर समय न्यू इंग्लैंड में गुजारा। ध्यान रखिएगा, इस शब्दों से भी क्वेश्चन पूछे गए। न्यू इंग्लैंड अमेरिका में ही एक जगह है पूरी तरह से, है ना। तो उन्होंने अपना ज्यादातर समय कहाँ गुजारा? न्यू इंग्लैंड में गुजारा। 1900 से लगाकर 1912 के बीच में उन्होंने क्या करी? फार्मिंग करी, टीचिंग करी न्यू हैम्पशायर में। क्या करें, जीवन में जब टफ समय होती है तो करते हैं। दुर्गा पाटीदार, आपका भी क्या ग्रेड 1 का एग्जाम है क्या? है ना। ग्रेड 1 में हमारे अभी तक जो 6 स्टूडेंट्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं और 6 स्टूडेंट को पढ़ने के हिसाब से हमने बिल्कुल शुरू किया है। तो 1900 से 1912 के बीच में उनके लिए जीवन का बहुत ही टफ समय रहा। वहाँ पे फार्मिंग करी, टीचिंग करी, क्योंकि जब पिताजी के मरने के बाद जब जीवन किस प्रकार से आगे चलता है, यू कांट इमेजिन। 1911 से 1912 के बीच में उन्होंने न्यू हैम्पशायर में साइकोलॉजी के टीचर के रूप में भी पढ़ाया। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उन्होंने किस टीचिंग के रूप में पढ़ाया, तो साइकोलॉजी को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1912 से 1915 के बीच में। अब एक देखो, जब मैं तो कह रहा हूं ना, घर का जोगी जोगड़ा बाहर करे तो एक बात बताऊं, एक जीवन में जब आदमी की जो पहचान होती है वो पहचान उसके आसपास वाले लोग जो है ना वो नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने अपनी जितनी भी सारी चीजें थी वो 1912 से 1915 के बीच में उनका टफ समय रहा। और उनके बाद 1912 से 1915 के बीच में वो अपने गोज टू इंग्लैंड विथ हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन, यानी 12 से 15 के 3 साल के लिए वो इंग्लैंड चले गए। ठीक है, अपने 4 बच्चों के साथ को लेके। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, वो वहां पे सेटल हो गए। उन्होंने अपनी जितना भी रचनाएं थी वहां पर, मतलब उनकी लाइफ की सही शुरुआत, यानी उनको रिकॉग्नाइज करने का काम जो किसने किया, वो किया है इंग्लैंड में। तो सेटल हो गए, है ना। ये नाम है बिकॉन्सफील्ड, बकिंगशायर। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब होता है यहां जाकर वो चीज क्या हुआ, सफल हुए वो। और उसके बाद यहां पे सफल हुआ तो वहां पे क्या होता है, वो पब्लिशर के लिए ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई पब्लिशर उनको मिल जाए अपनी पोएट्री के लिए। तो उस प्रकार से उनको पहला पब्लिशर मिला और उन्होंने पूरी तरह से अपना पूरा पहला जो वर्क है वो 2 वॉल्यूम उन्होंने किया। फर्स्ट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ध्यान रखिएगा, उनका पहला जो कलेक्शन था वो था ए बॉयज विल। वो बॉयज विल जो था वो आया 1913 में। देखिए 1912 में वो वहां से आ गए और उसके बाद 13 में उन्होंने अपना फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश भी कर दिया 1913 में। और सेकंड वॉल्यूम पब्लिश किया नॉर्थ ऑफ बोस्टन के नाम से 1914 में। यानी उन्होंने जो कविता लिखी है उन कविताओं का जो कलेक्शन है वो रहा। तो ये कहाँ रहा, इंग्लैंड में। उन्होंने कुल मिला के 10 वॉल्यूम पब्लिश किए, 2 तो किए इंग्लैंड में और उसके बाद बचे हुए 8 किए अमेरिका में। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने सफलता कहाँ मिली, उनको इंग्लैंड में मिली। अब उसके बाद बचे हुए 8 जो देखिए इस प्रकार से सारे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा वॉल्यूम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नहीं है। तो एक एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनको, बिल्कुल एक चीजें। देखिए ये 2 वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि फर्स्ट वॉल्यूम कब हुआ पब्लिश, तो पिछला बार जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये पूछा गया कि उनके पहले वॉल्यूम का नाम क्या था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फर्स्ट वॉल्यूम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो कौन सा था। तो उसमें 1913 ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर का है माउंटेन इंटरवल, है ना। माउंटेन मतलब पहाड़ होता है, इंटरवल न्यू हैम्पशायर 1923 में। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, न्यू हैम्पशायर 1923 में इसके लिए फर्स्ट पुलित्जर प्राइज भी मिला। वो पीछे आगे हम पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट पुलित्जर प्राइज मिला। ठीक है, उसके बाद वेस्ट रनिंग ब्रुक, ब्रुक मतलब होता है छोटी नदी। ठीक है, ए फर्दर रेंज 1936 इसके लिए भी पुलित्जर प्राइज मिला। ए विटनेस ट्री इसके लिए भी पुलित्जर प्राइज मिला। ये 3 कलेक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज मिला। और उसके बाद एक और जो था वो उनकी कुछ पोएम अलग से कलेक्शन करके, कलेक्टेड पोएम के लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला। अब आप सोचेंगे कि ये पुलित्जर प्राइज क्या होता है, तो पुलित्जर प्राइज क्या होता है, ये वहीं का अमेरिका का एक बहुत ही फेमस जो होता है, मतलब जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिया जाता है उसको हम पुलित्जर प्राइज बोलते हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कम इन एंड अदर पोएम्स 1943, ए मेस्क्यू ऑफ रीजन 1945 और ए मेस्क्यू ऑफ मर्सी 1947। इस प्रकार से इन्होंने 10 जो इनके वॉल्यूम्स आए उसमें से पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ जो मैं बोलता जाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको मार्क कर लीजिए। पहला और दूसरा वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो 4 जो वॉल्यूम है उनके लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला, वो इंपॉर्टेंट है। और पुलित्जर के प्राइज के बारे में इस बार भी एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। देखिए पुलित्जर प्राइज जो थे वो आपको यहां पर मिला। सबसे पहले मिला न्यू हैम्पशायर के लिए। न्यू हैम्पशायर जो होता 1923 है ना, आपके वहां पर गलत छपा होगा तो ये 1923 में न्यू हैम्पशायर एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ और 1924 में उसके ऊपर उसको पुलित्जर प्राइज मिला। कलेक्टेड पोएम्स, देखिए ये भी कलेक्शन है 10 में, पर ये नहीं है, परंतु इसके लिए कुछ पोएम का कलेक्शन करके 1930 में जो पब्लिश हुई उसके लिए 1931 में पुलित्जर प्राइज मिला। ए फर्दर रेंज के लिए 1936 में जो पब्लिश हुई 1937 में उसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला। और ए विटनेस ट्री 1942 में पब्लिश हुआ, 1943 में उसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला। पूरे ध्यान रखिएगा, शायद लिटरेचर की हिस्ट्री में एक पोएट को 4 पुलित्जर प्राइज पूरे वर्ल्ड में नहीं मिले, इसलिए इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ पर है एग्जैक्ट पेपर है मेरे पास, मैं बताता हूँ इसमें कि पिछली बार 2019 में एक प्रश्न पूछा गया। ये पढ़ा है। चलिए मैं इसमें बताता हूँ आपको कि इसमें कौन सा दिया। ये इसमें प्रश्न पूछा गया कि फर्स्ट पुलित्जर प्राइज कब जीता। तो आपको पता है फर्स्ट पुलित्जर प्राइज कब जीता, उसके लिए सन पूछा था उन्होंने, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये 2019 में पूछा गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, है ना। सुनील जी सेठिया, हेलो, यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। देखो एक मिशन लेके चला है मेरे को यहाँ पर, जो भी बच्चे जुड़े वो बिल्कुल मन से जुड़े, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 बजे क्लास शुरू करी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको बहुत जल्दी इस कोर्स को पूरा करना है, इसलिए आपका सहयोग बुरी तरह से अपेक्षित है। मैं यहाँ पे आपको फिक्स समय तो नहीं बता सकता कि रोजाना किस समय क्लास चलेगी, पर हमारी क्लासेस एक दिन में कितनी बजे भी चल सकती है और आप उसके साथ बने रहिएगा। तो देखो न्यू हैम्पशायर जो था वो 1923 में पब्लिश हुआ और कब मिला 2024। देखो कब मिला इसमें ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। इसका मतलब होता है जब पब्लिश हुआ उससे 1 साल बाद उसको पुलित्जर प्राइज मिला है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या याद रखिएगा, सन याद रखिएगा। तो सन इधर जो मिला उसको याद रखिएगा। सबसे पहले 24 के बाद 31, उसके बाद 37 और उसके बाद 43। देखिए 31, 37 और 43 तो आपके क्या है, प्राइम नंबर है, और इधर 24 है। तो आप ऐसे आंखें बंद करके 24 के बाद 31 के बाद 37 और 37 के बाद 43। अब न्यू हैम्पशायर से याद रखिएगा, न्यू हैम्पशायर शहर से कुछ कविताओं को इकट्ठा करके मैं आगे की तरफ बढ़ा और वहां पर मेरा एक पेड़ ने साक्षी होकर स्वागत किया। देखिए इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं उस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए भले। न्यू हैम्पशायर से मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया, कुछ कविताओं को इकट्ठा किया और कुछ आगे बढ़ा, क्योंकि फर्दर रेंज का मतलब होता है कुछ फर्दर आगे बढ़ा और वहां पर पेड़ मेरे साक्षी बने। विटनेस का मतलब होता है साक्षी होना। तो न्यू हैम्पशायर में कलेक्टेड पोएम लेकर फर्दर आगे बढ़कर पेड़ या ट्री मेरे साक्षी हुए। इस प्रकार की लाइन से आप याद करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आपको ये चारों पुलित्जर प्राइज आंखों में याद हो गए होंगे और इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछा गया है पिछली बार। ठीक है, अब आप चलते हैं। ही वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोएटिक वर्क्स। उनके पोएटिक वर्क्स के लिए उनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला गया। ठीक है, ऑन जुलाई 22, 1961 फर्स्ट वॉज नेम्ड पोएट लोरेट। ये लोरेट का मतलब होता है राजकवि। ये क्वेश्चन भी पिछली बार 2019 में पूछा गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि
जो मैं बता रहा हूं भले आप पेपर जाके पीईबी की साइट पे जाके उसका पेपर उठा के देख लीजिएगा। सितंबर 2019 में जो पेपर हुआ उसमें से 4 क्वेश्चन आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पूछे गए। तो क्या पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो मैं बता देता हूँ उस क्वेश्चन में कि पोएट लोरेट ऑफ वर्मोंट किसको मिला। तो वर्मोंट एक जगह है सर, प्लेस है ना। उस प्लेस का राज कवि किसको घोषित किया गया, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किया गया। कब किया गया, तो जुलाई 22 1961 को किया गया। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 31 टाइम। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली कवियों में हो सकते हैं ये। इनको नोबेल प्राइज के लिए अमेरिका ने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए 31 टाइम्स इनको नॉमिनेट किया, परंतु इनको एक भी बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हिज वाइफ डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, उनको एक जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ और 1937 में, और 1938 में उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई। कौन है उनकी वाइफ, बताइए, कमेंट में लिखिए उनकी वाइफ कौन है, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल एकदम ऑफलाइन क्लास में जिस प्रकार से बच्चे ट्रीट करते हैं उस प्रकार से मैं पूछ रहा हूं आपसे। इनकी वाइफ का नाम बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। आगे चलता हूं मैं आपको। 1961 ही वॉज कॉल्ड अपॉन ए रिसाइट हिज पेट्रियोटिक पोएट। ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 1961 ही वॉज कॉल्ड अपॉन ए टू रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है उस कविता को पढ़ने के लिए। पेट्रियोटिक पोएम, पेट्रियोटिक पोएम का मतलब होता है देशभक्त की जो कविता है। उस कविता का नाम था द गिफ्ट आउटराइट, यानी द गिफ्ट आउटराइट कविता को, देशभक्ति कविता को पढ़ने के लिए उनको 1961 में उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे केनेडी। केनेडी जब अपनी शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे तो उनको वहां पर राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया और उनसे उनकी एक कविता जो थी द गिफ्ट आउटराइट वो पढ़वाया गया। ठीक है, तो किसको पढ़ाया गया, देखो कमेंट बॉक्स में किसी ने भी विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम नहीं लिखा। बताइए बताइए कौन है उनकी वाइफ। चलो कोई बात नहीं सोचिए, नींद आ गई क्या। 1961, अब उसके बाद चलते हैं हम लास्ट में। अब ही डाइड इन बोस्टन ऑन जनवरी 29, 1963 ऑफ कॉम्प्लिकेशन प्रोस्टेट सर्जरी। प्रोस्टेट सर्जरी उनके पास हुई थी, तो वो वहीं पर जो सर्जरी हो रही थी वहीं पर वो उनका देहांत हो गया। तो कब हुआ, 1963 में। इसका मतलब 1874 में वो पैदा हुए और 1963 में अच्छी खासी एज के लिए। एलिनोर वाइट, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना। नेहा आर्य एन नहीं है, ये कौन है, ये तो ये कौन है, डाइट बोस्टन। बोस्टन में उनका हुआ 29 जनवरी 1963 को और कॉम्प्लिकेशन। अब एक बात बताइए, उनको दफनाया कहाँ गया, तो ही वॉज बरीड। बरीड का मतलब होता है दफनाना, एट द ओल्ड बेनिंगटन सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, इन बेनिंगटन। और उनका एक इपिटेट लिखा गया। इपिटेट का मतलब होता है लेख, मतलब जिसको बोलते हैं कब्रिस्तान पर जो लेख हो लिखा जाता है, कब्र लेख जिसको कब्रिस्तान है ना, समाधि लेख जिसको बोलते हैं अपन, जो भी समाधि है उसके ऊपर लिखा जाता है उसको समाधि लेख बोलते हैं, इपिटेट। कोट्स, कोट्स का मतलब होता है उसको कुछ लाइनें की। द लास्ट लाइन ऑफ हिज फेमस पोएम द लेसन फॉर टुडे। उनकी एक कविता थी द लेसन फॉर टुडे, 1942 में आई थी, उससे ये लिखा गया था। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे चलते हैं। लास्ट लाइन क्या थी, ये बस कुल इतना सा ही बायोग्राफी इनकी। आई हैड ए लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। आई हैड ए लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, ये लाइन कहाँ लिखी गई थी, तो कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि आई हैड ए लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, ये लाइन कहाँ लिखी गई थी। तो ये लाइन कहाँ लिखी गई थी, जो जहां पर उनको अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दफनाया गया था उसके बाद इपिटेप लिखा गया था। उनकी एक फेमस पोएम थी द लेसन फॉर टुडे, 1942 में पब्लिश हुई थी, उससे लिया गया था। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी पूरी तरह से बायोग्राफी इनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, बात समझ पाया आपको, तो फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं हमारी। देखिए यहां पर हम चीजों को, आप बिल्कुल अपने पास सारी चीजें को
रखिएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट में उनका जन्म, ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जन्म कब हुआ इनका, 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद उन्होंने स्कूल लाइफ, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देता हूं, ये चीजें याद होनी चाहिए। 1894 में माय बटरफ्लाइज एंड एनालॉजी उन्होंने लिखी है, ठीक है। और उसके बाद एलिनोर वाइट से उनकी शादी हो गई है। उसके बाद 1900 से 1912 तक के बीच का समय बहुत उनका कठिन रहा है। और 1912 से 1915 के बीच में वो इंग्लैंड गए और अपने 4 बच्चों के साथ वहां पर उन्होंने सॉरी 2 वॉल्यूम पब्लिश किए, ए बॉयज विल और नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 8 वॉल्यूम अपने अमेरिका में जाके किए। और उसके बाद 4 जो है उस पर पुलित्जर प्राइज मिले। पुलित्जर प्राइज के लिए न्यू हैम्पशायर 1923, कलेक्टेड पोएम्स 1930, ए फर्दर रेंज 1936 और ए विटनेस 1942। इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास ये 4 आपको मिले क्या, पुलित्जर प्राइज। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। 1960 में इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला। 1961 में इनको लॉरेट ऑफ वर्मोंट मिला, मतलब कुल मिला के वर्मोंट के एक राजकवि का दर्जा मिला उनको। 31 टाइम्स नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज बट अनफॉर्चुनेटली ही नेवर गॉट। हिज वाइफ डेवलप ब्रेस्ट कैंसर 1937 एंड 1938 में इनको। 1961 में इनको केनेडी एक प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने उनके पेट्रियोटिक पोएम जो थी द गिफ्ट आउटराइट, उसके लिए 1961 में उनको बुलाया वहां पे। और उसके बाद वो जनवरी 29, 1963 में मर गए। और उसके बाद उनकी एक जो कब्रिस्तान पर एक कविता जो थी, उस कविता की लाइनें लिखी गई, आई हैड ए लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका पूरी तरह से आपके सामने ये इनका क्या पूरी जो जीवनी खत्म हो जाती है। तो क्या आप यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, क्या इसके बाद की क्लास के लिए आप रेडी हैं क्या? क्योंकि इसकी 3 कविताएं हैं, है ना, इसकी 3 कविता हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, द रोड नॉट टेकन, और एक और है आपके पास एन एप्पल पिकिंग, ठीक है, आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो आर यू मतलब क्या आप उसकी कविताओं को पढ़ने के इच्छुक हैं? ठीक है, चलिए। तो अभी जस्ट इसके थोड़ी देर बाद आपके पास फिर एक नोटिफिकेशन आएगा और हम कविताओं को पढ़ते। देखो हमारे पास क्या है, बमुश्किल ये मान लीजिए 20 दिन बचे हुए हैं और उन 20 दिनों में अपने को अच्छी मेहनत करना है, उसके लिए थोड़ा सा कोशिश तो करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर मैं जस्ट एक बार इसको बंद करके ना एक नोटिफिकेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो 1-2 मिनट के बाद मैं आपको नोटिफिकेशन फिर दे रहा हूं, तो आपकी क्लास को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।